रहिए आप हमारे साथ। गणेश के पास चलेंगे, ऋषिकेश से हमारे साथ हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। गणेश, ऋषिकेश से भी अच्छी तस्वीरें और अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही, अभी वहां पर अपडेट क्या है? अगर हम ऋषिकेश की बात कर रहे हैं तो इस समय गंगा का जल स्तर जो सुबह काफी बढ़ गया था। त्रिवेणी घाट, मैं इस समय त्रिवेणी घाट पर मौजूद हूँ। दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये अब गंगा का जल स्तर जो अब कम हुआ है, थोड़ा देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी रेत यहाँ पर आ गई है। जो ये सौंदर्यीकरण का काम G20 के तहत हुआ था, यहाँ पर गमले लगे थे, ये तहस नहस हो चुके हैं। और अगर हम इधर बात करेंगे तो ये जो पूरा आरती स्थल है, ये जल इस तरफ बात करेंगे, यहाँ पर पुलिस की चौकी है जो इस तरफ है, उसमें भी काफी ऊपर तक पानी था। हालांकि अभी थोड़ा पानी कम जी हुआ है, क्योंकि दोपहर में की माने तो अभी 2 दिन तक और भारी बारिश होनी है, तो जिसके बाद अभी भी खतरा टला नहीं है। और ऋषिकेश क्योंकि चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और नदी के पास का इलाका है, तो लाजमी है यहाँ पर पानी जल्दी से बढ़ता है। अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ पर गंगा नदी है, दूसरी तरफ चंद्रभागा नदी है, उसका भी वेग काफी बढ़ा हुआ है। और ऋषिकेश के तमाम कई ऐसे जगह हैं, चाहे वो चंद्रभागा का क्षेत्र हो या अगर हम रायवाला से शुरू करें ऋषिकेश तक करें, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर स्थिति विकट है। हालांकि रेस्क्यू के लिए SDRF तत्काल मौजूद है। अगर हम पास ऋषिकेश के ही पास की दूसरी जगह की बात करें जो कि पौड़ी क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर भी कई रिजॉर्टों में बिल्कुल। रहिए आप हमारे साथ गणेश, रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर आनंद शर्मा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं मौसम विभाग के। डॉक्टर साहब, जरा आप हमें एक बार समझाइए कि अभी क्या मौसम और बदलाव देखने को मिलेगा? जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है, कितना सेंसिटिव और संवेदनशील है उत्तराखंड हम सब जानते हैं, तो आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, अभी तो 14 तारीख तक तो रेड वार्निंग लगाई गई थी जी, यानी कि उसमें बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर, कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। तो ये अच्छी बात है कि 15 तारीख को यानी कल से वो रेड वार्निंग की जगह ऑरेंज या येलो वार्निंग जिसे कह सकते हैं आप, वो लगी हुई है। मगर वर्षा जो है अनेक स्थानों पर उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक रहेगी, यानी कि भारी वर्षा और बहुत भारी वर्षा भी कहीं कहीं हो सकती है। तो सही कहें तो पूर्णतः खतरा टला नहीं है। और जब एक बार लगातार देखिए आप बात करेंगे तो करीब करीब मुझे लग रहा है 27-28 जून के बाद से लगातार वर्षा हो रही है। सिर्फ जो वीक 2 अगस्त को एंड हुआ था उसमें थोड़ी वर्षा कम थी उत्तराखंड में, अदरवाइज वर्षा कंटिन्यूअसली वर्षा हो रही है। सॉइल सैचुरेटेड है और भारी से बहुत भारी वर्षा जब होती है तो लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और खासकर जो निचले इलाके होते हैं उनमें जल भराव हो जाता है। और अक्सर देखने में क्या आ रहा है कि ये जो नदी की जमीन है उसका बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है। हाँ। कई लोग रिजॉर्ट बना दे रहे हैं, इवन कॉलेजेस वगैरह बना दे रहे हैं। तो जब आप डूब के क्षेत्र के अंदर जाकर कॉलेज या रिजॉर्ट बनाएंगे तो इसको आप कह सकते हैं आप बैल मुझे मार जी। तो शासन को ये चाहिए जो भी इस तरह की, देखिए पूर्वानुमान बहुत अच्छा है, मौसम का पूर्वानुमान दिया जा रहा है, तो आपदा क्यों आए? हम खतरे को, यानी कि भारी वर्षा एक खतरा है, यदि उसको हम उसका पूर्वानुमान नहीं कर पाते हैं या लोगों को उससे बचा नहीं पाते तो वो आपदा बन जाता है। तो आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, फोरकास्ट इंप्रूव हो गई है, वार्निंग अच्छी दी जा रही है, तो फिर क्यों आपदा हो? और फिर भी आपदा हो रही है। तो इसका मुख्यतः कारण यही है कि हम लोगों को गलत जगहों पे बसने दे रहे हैं और मकान, स्कूल, कॉलेज, रिजॉर्ट सब बनने दे रहे हैं। तो मैं इसी पर आ रहा था डॉक्टर आनंद शर्मा, मेरा सवाल यही होने वाला था अगला कि इसका जिम्मेदार हम लोग क्या खुद हैं, क्या ऐसा आप देखते हैं और प्रतीत होता है क्या? उसका जवाब आपने दे दिया है। सुरेंद्र सीला हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए सुरेंद्र, यहाँ पर सरकारें अपना काम कर रही हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है, लगातार अपडेट दे रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में लगता है आपको कि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं जो ये स्थिति और तस्वीर देखने को मिलती है उसके? बिल्कुल बिल्कुल अनुज, देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात कही। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, डॉक्टर आनंद शर्मा उन लोगों में हैं जिन्होंने केदारनाथ की आपदा को 3 दिन पहले ही बता दिया था कि इतनी भारी बारिश आएगी। उस वक्त अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं होती, इस तरह से प्रशासन ने अलर्ट लिया होता तो शायद नुकसान उतना नहीं होता। खैर, जिस मुद्दे पर हम इस समय बात कर रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है। जो कॉलेज देहरादून में आज गिरा है
वो कॉलेज पूरी तरह से नदी के ऊपर बना है। किसी साल नदी बहुत कम आती है और किसी साल नदी बहुत ज़्यादा आती है, और नदी के लिए जो नदी का अपना क्षेत्र है उस पर नदी आती है, आप अगर उस पर अतिक्रमण करेंगे तो फिर इस तरीके से नुकसान होगा। जितनी भी जगह ऐसी हैं जिनमें पानी भर रहा है या जिन कॉलोनियों में पानी जा रहा है, वो या तो नदी के किनारे हैं या फिर किसी बरसाती नाले के ऊपर बनी हुई हैं, और जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है तो फिर इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। कोटद्वार से लेकर हल्द्वानी से लेकर तमाम तस्वीरें आप काठगोदाम की ले लीजिए, देहरादून की ले लीजिए, रायवाला की ले लीजिए, ये सारी वही तस्वीरें हैं जो डॉक्टर आनंद शर्मा कह रहे हैं कि नदी और नालों के पास अतिक्रमण हो रहा है और उसका बड़ा नुकसान हम झेल रहे हैं, और इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अनुज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। आनंद शर्मा जी, आपको लगता है क्या कि मौसम विभाग तो कहता है कि ठीक है। हमारे साथ इस वक्त धीरज सिंह जी जुड़ गए हैं, डीएम हैं हरिद्वार के। धीरज सिंह जी, स्वागत है आपका। धीरज सिंह जी, अभी हरिद्वार में क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति कंट्रोल में है? पर्वतीय क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उससे गंगा का जलस्तर बढ़ा है। हाँ। और गंगा जो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सोलानी रिवर और रत्नाओं और पथरी रॉक, इन नदियों में पानी का जलस्तर ठीक है, पिछली बार की तरह नहीं। तो गंगा का जलस्तर जो बढ़ा है तो उसमें हम लोग एहतियात बरते हुए हैं, और उसके निचले क्षेत्रों में जो पुलिस के माध्यम से हो, रेवेन्यू के माध्यम से हो, और आपदा मित्र जो है उनके माध्यम से हम लोगों ने गांव पे जाकर लोगों को सचेत कर दिया है। और जो कस्बे हमारे नदियों के किनारे उनको हम लोगों ने हटा दिया नदी किनारे से, तो फिलहाल स्थिति सामान्य। बिल्कुल। अभी अगर 2-3 दिन और बारिश हो जाती है तो जल स्तर और बढ़ेगा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप लोगों की टीमें तैयार हैं इसके लिए? कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो रेस्क्यू के लिए लोगों को लिए आप लोगों ने टीमें तैयार कर ली है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एनडीआरएफ भी उपलब्ध है, आपके एसडीआरएफ की टीमें हमारी उपलब्ध है, हमारे जल पुलिस हमारे पास उपलब्ध है, और आर्मी भी की टीम भी उपलब्ध है। जब भी रिक्वेशन हम लोग भेजते हैं तत्काल वो 24 घंटे के अंदर वो अपने जितने भी कॉलम्स हो सकते हैं वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आज यहाँ पे 5-6 एनएचएआई के श्रमिक और इंजीनियर्स वगैरह फंस गए थे, तो हमारे उत्तराखंड पुलिस की जो जल पुलिस का जो विंग होता है जी, उसी ने उसको रेस्क्यू कर लिया था बोट के माध्यम से अपने राव। हाँ, लेकिन धीरज जी देखिए, एक बात तो और निकल कर आई है। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे इसी मुद्दे पर, तो ये कहा जा रहा है कि जगह जगह पर जो डूब क्षेत्र है वहां पे लोग बस गए हैं। कहीं कोई रिजॉर्ट खुल गया है, स्कूल खुल गया है, या कॉलेज खुल गया है, या लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। तो इसके लिए भी कोई कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है उत्तराखंड से। उसमें अभी ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। अगर कि वाकई में लोगों ने अवैध तरीके से अगर निर्माण कार्य कर रखा है या अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो उसको हम जरूर खाली करवाएंगे। वो देखेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए कि बाढ़ की स्थिति में या अन्य आपदा के समय में लोगों के जान माल को खतरा हो। जी, धीरज जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो डॉक्टर आनंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर आनंद शर्मा जी, आप एक चीज और हमें समझा सकते हैं क्या कि मौसम विभाग की तरफ से जब अलर्ट जारी किया जाता है तो लोकल प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जानी चाहिए, या फिर उसमें भी कोई लूपहोल्स है या फिर कोई कमी देखने को मिलती है? देखिए, मैं यहाँ एक चीज बता दूं आपको कि एक सिस्टम होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। जी, अर्ली वार्निंग के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है रिस्क मैपिंग, यानी कि कौन कौन से इलाके हैं जिनमें खतरा बहुत ज्यादा है, जहां आपदा आ सकती है या खतरा आपदा बन सकता है। तो नदी नालों की जो आसपास इलाके होते हैं वो सबसे ज्यादा, मतलब उसमें रिस्क सबसे हाईएस्ट रिस्क होता है। उसकी आप मैपिंग कर लें, एक बार तो पता चल गया आपको कि ये इस हिस्से में 1 मीटर या 5 मीटर या 10 मीटर पानी बढ़ेगा, तो यहाँ के जो घर है उनमें पानी घुस जाएगा। दूसरा हिस्सा होता है उसका वेदर मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन, जो कि मौसम विभाग करता है। तीसरा कंपोनेंट होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम का कम्युनिकेशन ऑफ वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग टू सरकारी जो तंत्र होता है, डीएम है, चीफ सेक्रेटरी है, मीडिया है, आम जनता है, उन सब तक ये वेदर की वार्निंग्स को पहुंचाना, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, फेसबुक हो,
फैक्ट्स हो, इंटरनेट हो, हर तरह से हमको आखिरी आदमी तक पहुंचना है।